हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कैंसर। ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स डिवाइड करती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस होगी जिससे सेल डिवाइड हो जाएगा। उसके अंदर क्या होता है बेटा, एक सेल से दो सेल बने, दो से चार सेल्स बने। ठीक है, ऐसे करके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और किस सेल को कितना डिवाइड करना है वो उसको ऑलरेडी पता होता है कि उसको 5 साइकिल्स ऑफ डिवीजन करना है, उसको 10 साइकिल्स ऑफ डिवीजन करना है। ये पूरी एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। लेकिन जब हम कैंसर की बात करते हैं बेटा, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, एक सेल है। ठीक है, इसके अंदर हो जाती है बेटा म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन होने की वजह से अब ये अनकंट्रोलेबली डिवाइड कर रही होती है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10। अगर मान लो इसको लेट सपोज 5 साइकिल्स कंप्लीट करनी थी, अब ये 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद भी नहीं रुकेगी। अब ये डिवाइड होती रहेगी और एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बना देगी जिसको हम बोलते हैं बेटा ट्यूमर। ठीक है, तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कैंसर एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और डिविजन्स ऑफ सेल हो जाती है एक पर्टिकुलर टिश्यू की, उसकी वजह से एक क्लस्टर ऑफ सेल बन जाता है, उसको हम बोलते हैं बेटा ट्यूमर। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने ना इसको ये बोला है माइटोटिक रन अमोक। ठीक है, इसका मतलब होता है कि माइटोसिस हो रही है और रन अमोक का मतलब होता है कि अंधाधुंध कोई काम करना, मतलब कोई चीज़ वाइल्डली होना। ठीक है, जब माइटोसिस की प्रोसेस वाइल्डली होती है उसको हम बोलते हैं माइटोटिक रन अमोक। ठीक है, कैंसर इज एक्चुअली माइटोटिक रन अमोक। ठीक है, इससे पहले बेटा हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे ऑन्कोलॉजी। हम कैंसर के किसी भी एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं तो हम उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कैंसर, दैट इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी। इसके अंदर उसके टाइप्स, उसके कोजेज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, क्योर, सब कुछ, यानी हम कैंसर के बारे में कुछ भी स्टडी करते हैं ना उसको हम बोलते हैं बेटा ऑन्कोलॉजी। ठीक है, और जो साइंटिस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहा है या उसके बारे में रिसर्च कर रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, कोई भी डॉक्टर अगर कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहा है ही इज ऑन्कोलॉजिस्ट, अगर कोई इसके बारे में रिसर्च कर रहा है देन ही इज ऑल्सो ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, जो भी पर्सन कैंसर से की प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से में इन्वॉल्व है ही इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं बेटा वन बाय वन। ठीक है, सबसे फर्स्ट करेक्टर तो इसका यही हो गया कि इसके अंदर अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ हो रही होती है वो अनऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, मान लो हमें पता है कि नॉर्मल सेल में एक सेल यहाँ डिवाइड होना था, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे सेल्स का क्लस्टर बनना था। ठीक है, लेकिन जब हमारा ये कैंसर हो जाता है उस वक्त एक क्लस्टर यहाँ, एक यहाँ, 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 इतनी डिवीजन हो रही है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ होती जा रही है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि नॉर्मल गट सेल को हर 36 घंटे के बाद डिवाइड करती है, तो कैंसर सेल हर 24 घंटे के बाद एक माइटोसिस की साइकिल को कर लेती है। ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो जो कैंसर सेल्स हैं वो बहुत फास्ट माइटोसिस शो करती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, हर एक ऑर्गेनिज्म में एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, वो लेट सपोज हम अपने हार्मोन्स की बात करें, हमने खाना खाया, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ, अब इंसुलिन रिलीज हुआ, लेकिन अब उस इंसुलिन को कब रुकना है रिलीज होने से, ये हमारी बॉडी उसको गाइड करती है। और इस चीज़ को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, कि जो चीज़ ये कंट्रोल करे कि हाँ अब रिलीज होना है, अब रुकना है। ठीक है, लेकिन जो ये फीडबैक मैकेनिज्म कैंसर सेल्स में होता है ये ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से अब उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसको रुकना है, वो होती रहती है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा एनियोप्लास्टिक सेल्स। जो सेल ऐसे अंधाधुंध डिवाइड हो, माइटोसिस करता चला जाए और उसको पता ही ना हो कि कब उसको रुकना है, क्योंकि उसमें कोई फीडबैक मैकेनिज्म ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं बेटा एनियोप्लास्टिक सेल। ठीक है, जो ये कैंसर सेल्स होते हैं ना बेटा, इनके अंदर सर्वाइवल कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, और ये स्प्लिन में जाकर भी नहीं मरती, बस इनको ये होता है, इनका प्राइमरी पर्पस ये है कि इनको डिवाइड करना है। ठीक है, ये एडहेसिव नहीं होती। ठीक है, एडहेसिव नहीं होने का मतलब होता है बेटा कि ये एक दूसरे से चिपक के नहीं रहती। हर एक सेल के पास
एक टेंडेंसी होती है कि वो एक क्लस्टर में रहे, है ना। लेकिन ये सेल्स क्या करती है, सेल डिवाइड हुई इस कैंसर क्या बच्चा है, ये ट्यूमर है, इसमें से एक सेल यहाँ से निकल कर चली गई ब्लड और लिम्फ वेसल्स के थ्रू बॉडी के किसी और ऑर्गन में जाके प्लांट हो गई। ठीक है, इसका मतलब है ये एक दूसरे से चिपकने, जो ये ग्लू करने की टेंडेंसी होती है उसको एडहेसिवनेस कहते हैं। वो एडहेसिवनेस नहीं होती जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकती है वाया ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, हाईली इन्वेसिव होती है, इसका मतलब ये आसपास के जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज है, उनको भी हार्म पहुंचा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बेटा, इसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है कि बताता है कि अब रुकना है। सेम वे जो नेबरिंग सेल्स होती है ना किसी सेल की, ठीक है, जैसे अब ये सेल इसको गाइड करेगी कि अब तुझे ओ साइकिल ऑफ डिवीजन नहीं करनी, ये सेल इसको गाइड करेगी कि ओ साइकिल ऑफ डिवीजन नहीं करनी। इसको बोलते हैं कि जो सेल कांटेक्ट में होती है वो अपने आसपास की ग्रोथ को रोकती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं उसके अंदर ये कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, जो ये कैंसर सेल्स होते हैं ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब, डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब होता है बेटा कि अब एक सेल है, डिवाइड किया, एक से दो बन गए। ठीक है, अब लेट सपोज हमारी आइज के अंदर ये डिवीजन हो रही थी, अब ये सेल अपना एक फंक्शन अटेन कर लेगी कि उसको लाइट की इंटेंसिटी और कलर को डिटेक्ट करना है, यानी उसको रोडेंट कौन सेल्स बनाने हैं। तो जो इसने अपना एक फंक्शन अटेन करा है ना, इसको बोलते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो गई है। ठीक है, यानी डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ अपना फंक्शन अटेन कर ले। ठीक है, लेकिन इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, ये एंजियोजेनेसिस शो करती है। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है कि नई ब्लड वेसल्स के वो बनाना ये स्टार्ट कर देती है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, अब ये इतनी ग्रो कर रही है तो इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, गैसेस चाहिए, ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, और वो कैसे आएंगे, ब्लड वेसल्स से। इसीलिए ये ऐसे एंजियोजेनिक फैक्टर्स को रिलीज करती है कि नई ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन ट्यूमर के अंदर हो जाए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सारा न्यूट्रिएंट्स ये ले जाती है, और जो नॉर्मल सेल्स होते हैं बेटा इनको न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाते, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो एंजियोजेनेसिस से दो चीज़ें हो रही हैं कि कैंसर सेल्स को तो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, नई ब्लड वेसल्स और बनती जा रही हैं, और जो नॉर्मल सेल्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एंड लास्ट करेक्टरिस्टिक क्या होता है बेटा, जो ये सारा कैंसर हो रहा है और इतना ज़्यादा डेथ रेट हो रहा है, ये एक्चुअली ना स्टार्ट सिर्फ एक सिंगल सेल से होता है। अगर एक सेल का डीएनए फॉल्टी हो जाए किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो उस रीज़न से मतलब कैंसर का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और आज हमारे साइंटिस्ट, इट इज़ अ न्यू डिसीज़, इसीलिए ना हमारे साइंटिस्ट इसके ऊपर इतना रिसर्च कर रहे हैं कि हमें नए कोजेस पता चले कि किस लिए ये कैंसर हो रहा है, किस लिए ये डिवाइड करना बंद कर चुके हैं, या फिर ये इतना ज़्यादा रिग्रेस डिवीजन शो कर रहे हैं। तो उनके बहुत मल्टीपल रीजंस जो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ कैंसर। अगर हम कैंसर्स के टाइप की बात करें बेटा, तो हम इसको दो बेसिस पर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी हमारी बॉडी के अंदर वो कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। ठीक है, कार्सिनोमा क्या होता है बेटा, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज या फिर ग्लैंड्स में कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं बेटा कार्सिनोमा। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू यानी जो हमारी बॉडी की सबसे आउटर लेयर होती है ना, उसमें जो कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं बेटा कार्सिनोमा। जैसे एपिथेलियल टिश्यू से क्या बनती है, हमारी स्किन, यानी स्किन का कैंसर। ठीक है, हमारी ग्लैंड्स की बात करें तो हमारी जो पेनक्रिएटिक ग्लैंड का जो कैंसर होता है इट इज़ ऑल्सो कार्सिनोमा। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है बेटा सार्कोमा, जब हमारे कनेक्टिव टिश्यू या मसल टिश्यूज में जो मीजोडर्म से ओरिजिन, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो मीजोडर्म से ओरिजिन होने वाले टिश्यूज में जो कैंसर होता है उसको हम सार्कोमा कहते हैं। ठीक है, इसको ना देखो सार्कोमा, इसमें मसल का स भी सुन रहा है तुम्हें और कनेक्टिव टिश्यू का क भी सुन रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू का कैंसर है उसको हम सार्कोमा कहते हैं। जैसे हमारी बोन का कैंसर हो, लिम्फ नोड्स का कैंसर हो, उसको हम सार्कोमा कहते हैं।
थर्ड कैटेगरी है बेटा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होती है बेटा, जो हमारा ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे, जो WBC का अमाउंट है वो नॉर्मल रेंज होती है 2000 से लेके 1 लाख पर mm³। लेकिन जब इसका अमाउंट WBC का नंबर इससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इट लीड्स टू द ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। इस केस में कोई भी ट्यूमर नहीं बनता, ठीक है, ये याद रखना। ल्यूकेमिया के केस में कोई भी ट्यूमर नहीं बनता। इट इज़ जस्ट कि डिवीज़न हो रही, आपकी WBC है, बोन मैरो में बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है और जिसकी वजह से आपको ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है। ये थे बेटा 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कैंसर कौन से टिश्यू से ओरिजिन हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। अब हम अगर हम बात करें कि वो कैसे फैल रहा है उसके बेसिस पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है बेटा बेनाइन, दूसरा होता है बेटा मैलिग्नेंट, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर जो होता है बेटा, ये जिस ऑर्गन में हो रहा है उसी में कन्फाइंड रहेगा, ठीक है। लेट सपोज किसी को माउथ में, वो बहुत ज़्यादा टबैको कंज्यूम करता है, ठीक है, उसके माउथ की एक सेल का एक DNA फॉल्टी हो गया, उसने डिवाइड करना स्टार्ट किया। अब ये कैंसर आप उसके माउथ में ही कन्फाइंड रहेगा और किसी ऑर्गन में वो ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसी ऑर्गन में रहता है जहाँ पे ये होता है। उसके उस अगर वहीं हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में में ट्रांसफ़र होता रहता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि मान लो किसी को ओवेरियन कैंसर हुआ, ठीक है, ओवरी के अंदर अनकंट्रोल डिवीज़न हो गया। अब वो ओवरी का टिश्यू कहीं न कहीं से कम एडहेसिव होने की वजह से निकल जाएगा। ब्लड और लिम्फ के थ्रू वो उसके यूट्रस में भी जा सकता है, वो उसके फैलोपियन ट्यूब में भी जा सकता है और वो बॉडी के और किसी ऑर्गन में भी जा सकता है, ठीक है, और वहाँ पर कैंसर कोज़ कर सकता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जो बेनाइन ट्यूमर है बेटा, उसके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर रहती है, ठीक है। मान लो उसको यहाँ पे आप किसी को कैंसर हो रहा है, ये सेल्स का एक क्लस्टर ट्यूमर बन गया है, ठीक है। अब लेकिन ये जो क्लस्टर बना है इसके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पक्का रहेगी, ठीक है, एक शीथ बना के रखेगा कनेक्टिव टिश्यू। वेयरएज़ अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो उसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं होती, जिसकी वजह से एडहेसिवनेस भी कम हो रही है और वो एक जगह से दूसरी जगह जा भी पा रहा है। इसका ग्रोथ रेट बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए अगर किसी को बेनाइन ट्यूमर है और टाइम से डिटेक्शन हो जाए उसका, तो उसका ईज़िली ट्रीटमेंट हो सकता है, वो क्योरेबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसका ग्रोथ रेट इतना रैपिड है, ऐसा लगता है कि कैंसर हम ये नहीं वो कहते पेड़ की जड़ों की तरह पूरी बॉडी के अंदर फैल चुके हैं, ठीक है। जब तक इसका डिटेक्शन होता है ना, ये मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर चुका होता है, इसके बाद उसकी ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सेल्स बहुत एडिसिव होते हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये कम एडिसिव होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मूव कर पाते हैं। ये मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ये करते हैं। अब मेटास्टेसिस क्या होता है बेटा, ये वो प्रॉपर्टी है जहाँ पर ट्यूमर का कोई पीस टूट जाएगा एक्चुअल साइट ऑफ ओरिजिन से और दूसरे पार्ट में जाएगा वाया ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। यानी ये ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है, विच इज़ मेटास्टेसिस ये शो कर सकता है और ये नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके कोजेज़ की बात करें कि कैंसर क्यों हो रहा है, एक्चुअली मतलब मैंने अभी बताया कि ना हमारी इतनी रिसर्च चल रही है कोजेज़ ऑफ कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा अगर हम बात करें, तुमने नॉर्मल ये सुना होगा कि प्लास्टिक, पहले हम क्या करते थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीकर उसी कंटेनर के अंदर पानी भर के फ्रिज में रख लेते थे, लेकिन अब डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि क्रश इट आफ्टर यूज़, ठीक है, उसमें पानी भरकर उसको यूज़ रीयूज़ उसको स्पेशली धूप में मत रख के पानी पियो उसमें, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द पोटेंशियल एजेंट जिससे कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ फुली फ्लेज ब्रांच की कैंसर के कोजेस आज इतने रिगरसली स्टडी किए जा रहे हैं। तो अब हम उसी को पढ़ेंगे, दैट इज़ ईटियोलॉजी ऑफ कैंसर। ईटियोलॉजी एक फैंसी सी टर्म दी हुई है। अगर हम कोजेज ऑफ किसी डिसीज़ को पढ़ते हैं तो हम उसको ईटियोलॉजी बोलते हैं। अगर हम ईटियोलॉजी ऑफ कैंसर पढ़ रहे हैं यानी हम कोजेज ऑफ कैंसर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट जो सबसे मेजर कोज माना जाता है, इट इज़ आयनाइजिंग रेडिएशंस। इसके अंदर हमारी एक्स रेज, गामा रेज, पार्टिकुलर रेडिएशंस इसके अंदर आ जाती है। एक्चुअली क्या होता है, सन से रेडिएशन आई, उसने हमारा डीएनए था, डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक कर दिया,
ठीक है, म्यूटेशन आ गई। अब हमारी जो मशीनरी है इसको रिपेयर तो कर देगी, लेकिन क्या पता फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर अकोमोडेट कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर आपने सुना होगा ना, आपने एक कहावत सुनी होगी कि गोरे लोगों को बहुत जल्दी स्किन कैंसर होता है। इट इज़ बिकॉज उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट कम होता है, तो जिसकी वजह से जो ये आयनाइजिंग रेडिएशंस जो सन से आ रही हैं उनसे उनके डीएनए का एक्सपोजर ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए उनको स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर? तो बेसिकली आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या कर रही हैं बेटा, जब हमारा प्रोलॉन्ग्ड यानी बहुत लंबे टाइम तक हमारा रेडिएशंस से एक्सपोजर हो तो वो हमारे डीएनए को बीच में से ब्रेक कर रही है और वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को फॉल्टी कर देती है, जैसे हमारा स्किन कैंसर। उसके अलावा तुमने ये भी सुना होगा कि एमआरआई जब भी होती है वहाँ पर जो एमआरआई करने वाला रेडियोलॉजिस्ट है ही इज़ मोर प्रोन टू स्किन कैंसर या फिर एनी काइंड ऑफ कैंसर, क्योंकि वो रेडिएशंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं एमआरआई की कि उनको मतलब उनका डीएनए इतना, उनका काम ही यही है, तो वो दिन में कितनी एमआरआई करते हैं, यानी उनका डीएनए कितनी बार इतनी हार्मफुल रेडिएशंस को झेलता है, तो उनको कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड कोज की बात करें, वो है बेटा फिजिकल इरिटेंट्स। फिजिकल इरिटेंट्स यानी जो हमारे आसपास हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हम जो खा रहे हैं उसके थ्रू। आपने कभी भी अल्कोहल या टबैको का देखा होगा, टबैको की पैकिंग में 75% से ज़्यादा कवरिंग पे लिखा होता है इट इज़ इंजurious टू हेल्थ। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं मेजर कॉजेज ही होंगे जिसकी वजह से कैंसर हो रहे हैं। अगर आप अल्कोहल की बात करो, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जो लोग, उनके अंदर माउथ एंड थ्रोट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर कोई टबैको कंज्यूम करता है, उसके अंदर स्मोक होता है बेटा, स्मोक है वो इनहेल करेगा, उसके लंग्स में जाएगा, लेकिन सिर्फ लंग्स में ना कन्फाइन रह के वो धुआं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो केमिकल, ठीक है, उनकी पूरी बॉडी में फैल सकता है। इसीलिए वो कैंसर सिर्फ माउथ और उसकी फूड पाइप तक ही रिस्ट्रिक्ट या विंड पाइप तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं रह जाता, वो पूरी बॉडी में कहीं पर भी कैंसर कोज कर सकता है। इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, कंगरी। जो हमारे कश्मीर है, लेह है, यहाँ पर ना लोग कंगरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कंगरी एक्चुअली क्या होती है बेटा, ये एक हर्ब की तरह होती है, वो उनको गर्म रखने में, उनको वार्म रखने में हेल्प करती है। ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पता चला कि वो इतनी हीट रिलीज करती है जिसकी वजह से एब्डोमिनल कैंसर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट कोजेज पाए गए हैं, दीज आर केमिकल रिएजेंट्स, जैसे कि हम कैफीन, हैवी मेटल्स जैसे मरकरी, जिंक, जो हमारी सॉइल में मिलते हैं, या फिर सिंपली हमारे हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी में नॉर्मली भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी वन ऑफ द कोजेज ऑफ कैंसर पाए जाते हैं। इसमें जैसे आप हार्मोन का केस लो, हार्मोन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन होता है, लेकिन जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए ना मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, उसकी वजह से मेल के अंदर इट कैन लीड टू प्रोस्टेट कैंसर, फीमेल के अंदर इट कैन लीड टू ब्रेस्ट कैंसर। और आपको पता होगा आजकल ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर इज़ द ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि हमारे फीमेल हॉर्मोन्स are वेरी फ्रेजाइल हॉर्मोन्स, उनमें थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशंस होती है, इट कैन लीड टू उनके जीन्स में इफेक्ट। ठीक है, और उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो हम हैवी मेटल्स हमारी सॉइल के अंदर ज़्यादा है, जैसे मरकरी, जिंक, ये हरियाणा में बहुत ज़्यादा होता है सॉइल के अंदर। इसमें अगर प्लांट्स ग्रो करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम तो हेल्दी खाना खा रहे हैं, है ना, लेकिन वो हेल्दी खाने में भी एक्चुअली इतना ज़्यादा मिलावट है, इतना हैवी मेटल का कंजप्शन है उन प्लांट्स में कि हम कंज्यूम करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा बायोलॉजिकल एजेंट्स की। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे बहुत सारे वायरसेस जो कैंसर को कोज करते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा ऑन्कोवायरसेस। ठीक है, इसके अंदर जैसे हमारा सर्विक्स का कैंसर होता है, ठीक है, हमारा हर्पिस टाइप 2 वायरस होता है, हर्पिस होता है। ठीक है, इट इज़ कोज्ड बाय हर्पिस टाइप 2 वायरस विच इज़ अ ऑन्कोवायरस विच कोजेस कैंसर। उसके बाद बेटा लास्ट कैटेगरी आती है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स की। ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब है जो उसको उसके काम की वजह से हो रहा है, जो उसके ऑक्यूपेशन, उसके वर्क की वजह से हो रहा है। जैसे कि केमिकल डाई इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके अंदर ब्लैडर कैंसर के चांसेस ज़्यादा पाए गए। इसका मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि उनके काम में जो डाई यूज़ हो रही है, जिन केमिकल से वो डाई बन रही है, उनमें इतना एक्सपोजर हो रहा है कि उनको ब्लैडर कैंसर हो रहा है।
ठीक है। ऐसे ही एस्बेस्टोस, ठीक है, जिन इंडस्ट्रीज़ में एस्बेस्टोस यूज़ होता है उसमें ये पाया गया है कि उन लोगों को मीज़ोथियोमा बहुत ज़्यादा है। मीज़ोथियोमा एक्चुअली क्या होता है कि हमारी लंग की जो कवरिंग होती है उसको हम प्लूरा कहते हैं, है ना? उस प्लूरा के कैंसर को हम क्या बोलते हैं बेटा? मीज़ोथियोमा, ठीक है? यानी जिन ऑक्यूपेशंस में एस्बेस्टोस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वहाँ पे भी एक कैंसर हो रहा है। यानी जहाँ पे जैसे आप ये बोल सकते हो माइन्स में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनके अंदर उनको मतलब डिसीज़ होने के चांसेस स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेम वे जहाँ पे ये डाई इंडस्ट्रीज़ हैं या जहाँ एस्बेस्टोस का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वहाँ पर पर्टिकुलर ये कैंसर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी उनको उनके वर्क की वजह से कैंसर हो रहा है, ठीक है। दिस वाज सम ऑफ द कॉजेज ऑफ द कैंसर, जो कि मेजरली हम मानते हैं कि हाँ इन वजह से कैंसर हो सकता है। ऑल्सो हेरिडिटरी भी एक कोज़ में माना जाता है कि कहीं न कहीं हेरिडिटरी भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है कि कैंसर हो। हेरिडिटरी मतलब कि उनके पेरेंट्स को है या उनके जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन चलता आ रहा है, तो उनको भी होने के चांसेस हैं कि कैंसर होगा, ठीक है। ऑल्दो इसका हमारे पास कोई एविडेंसेस, इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है, ठीक है। दिस वर सम ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ कैंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, you can comment in the comment section. Keep watching. Thank you.